दोनों बहनें जूही और जू यंग ने सालों तक मेहनत की थी, पैसे बचाए, सपने बुने और आखिरकार उन्होंने अपना एक अपार्टमेंट खरीद लिया। उन्हें लगा अब जिंदगी एक नई शुरुआत लेने जा रही है, पर उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि जिस घर को उन्होंने इतनी मुश्किल से खरीदा है वो घर असल में भूतिया था। शिफ्ट हुए कुछ ही दिन हुए थे कि जूही उस ऊपर से आने वाली आवाजों से परेशान होने लगी। उसने सोचा शायद ऊपर वाले पड़ोसी हैं, तो उसने छत पर स्पॉन्ज पैड्स चिपकाने शुरू किए ताकि शोर कम हो जाए। लेकिन जैसे ही काम खत्म करने ही वाली थी, वो वही इरिटेटिंग आवाज फिर गूंज उठी। गुस्से में आकर उसने अपना कैमकॉर्डर निकाला ताकि उस आवाज को रिकॉर्ड कर सके और फिर ऊपर जाकर पड़ोसी से बात करे। पर तभी बैल्कनी से एक अजीब सी ग्राइंडिंग आवाज आई और उसी पल उसका फोन बज उठा। उसने जल्दी से कैमकॉर्डर टेबल पर रख दिया, जिसका लेंस अब बैल्कनी की तरफ था। फोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ कोई नहीं बोला। तभी ऊपर से जोरदार क्रैश हुआ और घर की सारी लाइट्स बुझ गईं। कुछ सेकंड बाद लाइट्स वापस आईं। आवाजें अब भी जारी थीं। थक चुकी जूही ने तय किया अब वो खुद ऊपर जाकर बात करेगी। पर उसे क्या पता था कि बैल्कनी में उसी वक्त एक औरत की परछाई खड़ी थी और वो ग्राइंडिंग आवाज फिर गूंज उठी। और उसी रात जूही गायबान हो गई। 4 दिन बाद ऑफिस वालों ने देखा कि वो काम पर नहीं आई, तो पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने उसकी बहन जू यंग से संपर्क किया। क्योंकि वो ऑफिस डॉर्मेट्री में रहती थी, वो काफी दिनों से बहन से बात नहीं कर पाई थी। घर पहुंचते ही जू यंग ने देखा दरवाजे पर एक नोट चिपका है जिस पर लिखा था, कृपया घर में शोर न करें। अंदर घुसते ही उसने देखा लिविंग रूम पूरी तरह बिखरा पड़ा था और जू ही का कमरा तो जैसे किसी ने तहस नहस कर दिया हो। वो घबरा गई, बहन को कॉल किया, फोन स्विच्ड ऑफ था। उसे याद आया जू ही अक्सर ऊपर से आने वाली आवाजों की शिकायत करती थी, लेकिन जू यंग को सुनने की समस्या थी। वो बिना हियरिंग एड के कुछ सुन नहीं पाती थी, इसलिए उसने कभी बहन की बात को सीरियसली नहीं लिया था, बल्कि कहा था अब घर ले ही लिया है तो एडजस्ट कर लो। अब उसे यकीन था बहन की गुमशुदगी का कुछ तो कनेक्शन उन आवाजों से है। वो बहन के ऑफिस पहुंची और उसके कॉलीग की हून से बात की। की हून ने बताया, जब भी मैं जू ही से फोन पर बात करता वो मुझसे पूछती क्या तुम्हें भी अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, पर मुझे तो कुछ सुनाई नहीं देता था। घर लौटकर जू यंग को बहन का फोन मिला, लेकिन वो बंद था। उसे ये बात बहुत अजीब लगी क्योंकि जू ही कभी भी अपना फोन घर पर नहीं छोड़ती थी। वो फोन चार्ज करने लगी, तभी फर्श पर झुककर चार्जिंग केबल उठाते हुए उसे जमीन पर एक लंबा गीला मोल्डी निशान दिखा। वो उसे गौर से देख ही रही थी कि दरवाजे पर नॉक हुआ। बाहर से एक आदमी बोला, 504 से हूँ, कृपया थोड़ा शांति रखिए। जू यंग ने समझाया पिछले कई दिनों से घर पर कोई नहीं था, पर वो आदमी मानने को तैयार नहीं था। उसकी आंखें ठंडी और डरावनी थीं और जाते जाते बोला, अगर आवाज जारी रही तो तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। वो जाते ही हॉलवे के अंत में एक औरत को खड़ा देखती है, लंबे बाल, बिल्कुल स्थिर चेहरा। जू यंग डर के मारे दरवाजा बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद जब फोन चार्ज हो जाता है, वो उसे अनलॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन पासवर्ड नहीं पता। अगले दिन वो सिक्योरिटी ऑफिस जाती है। गार्ड बताता है कुछ हफ्ते पहले जू ही आई थी नॉइज की शिकायत करने, पर उसके बाद से वो कभी नहीं दिखी। जब जू यंग ने बताया कि 504 वाला आदमी उन्हें धमका रहा है, गार्ड ने कहा वो भी तो परेशान है आवाजों से, और फिर कैजुअली बोला, वैसे तुम्हारा फ्लैट 604 है ना, लोग उस नंबर पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देते हैं। गार्ड कुछ बताने ही वाला था कि तभी एक औरत दौड़ती हुई आई और बोली, बेसमेंट से बहुत बदबू आ रही है। गार्ड ने ताला खोला और बदबू का जबरदस्त झोंका उठा। उसने बताया, पिछले 10 साल से कुछ लोग यहाँ कचरा फेंकते रहे हैं, अब हालत ये है कि साफ करवाने में करोड़ों लगेंगे और कोई देना नहीं चाहता। कुछ दिन बाद जू यंग ने नौकरी छोड़ दी ताकि बहन को ढूंढने में पूरा वक्त दे सके। उसी दिन उसका जन्मदिन भी था। टेबल पर रखे किमची को देखकर उसकी आंखें भर आईं। हर साल जू ही उसके लिए खुद किमची बनाती थी, पर इस बार वो नहीं थी। तभी उसे एक ख्याल आया, कहीं फोन का पासवर्ड उसकी जन्मदिन तो नहीं। उसने ट्राई किया और ये काम कर गया। फोन खुलते ही कई रिकॉर्डिंग्स मिली। वो एक को प्ले करती है और 2 सेकंड में ही जबरदस्त क्रैश सुनाई देता है। वो हियरिंग एड लगाई थी, उसे समझ नहीं आया आवाज फोन से आई या ऊपर से। वो बहन के कमरे में जाती है और रिकॉर्डिंग सुनती रहती है। बहन की आवाज थकी हुई, टूटी हुई। वो कह रही थी अब और नहीं सह सकती। बीच बीच में किसी और की आवाज भी आती थी, पर साफ कुछ समझ नहीं आता था। ऐसा लगता था जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है, पर जब उसने मुड़कर देखा वहाँ कोई नहीं था। अचानक उसे अपने कान में अपनी बहन की आवाज सुनाई दी। वो डर से फोन फेंक देती है। कुछ देर बाद डोरबेल बजता है। इस बार बाहर से वही आवाज, दीदी दरवाजा खोलो।
वो कांपते हुए पीपहोल से देखती है। बाहर की शक्ल काली पड़ चुकी थी। वो जू ही नहीं थी। और उसी वक्त वो भयानक ग्राइंडिंग आवाज फिर से गूंज उठी। उसी रात जू यंग चीखते हुए नींद से जागती है। उसे समझ नहीं आता जो कुछ उसने देखा वो सपना था या हकीकत। अगले दिन की हून उससे मिलने आता है। बातों बातों में वो बताता है वो असल में जू ही का बॉयफ्रेंड था और दोनों पिछले 6 महीने से गुपचुप डेट कर रहे थे। वो कई दिनों से उससे संपर्क नहीं कर पा रहा था, इसलिए मदद मांगने आया था। दोनों साथ में डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जाते हैं, जहां पता चलता है कई महीने पहले अपार्टमेंट 604 में रहने वाली एक और औरत ने इसी तरह आवाजों की शिकायत की थी और कुछ दिनों बाद उसके घर से सड़ी हुई बदबू आने लगी थी। जब दरवाजा खोला गया वो औरत पंखे से लटकी मिली थी। ये सुनकर जू यंग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कल्पना करती है कि उसी घर में अब वो खुद रह रही है जहां पहले एक लाश लटकती थी। घर लौटते वक्त दरवाजे पर फिर से एक नोट चिपका था, शांत रहो। उसे यकीन था ये 504 वाले जुंग सिम का ही काम है। की हून मिसिंग पोस्टर्स बनाने लगता है। तभी पुलिस कॉल करती है। कोई नई जानकारी मिली? वो बताती है कि 504 वाले ने धमकाया था, पर पुलिस के पास सबूत नहीं था। सीसीटीवी में देखा गया जू ही कभी बिल्डिंग से बाहर गई ही नहीं। उसका फोन और वॉलेट घर में थे। जू यंग को यकीन था उसकी बहन 504 के अंदर ही है। वो पुलिस से मिन्नतें करती है, कृपया उसके घर की तलाशी लीजिए, पर बिना वारंट पुलिस कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ समय बाद फिर डोरबेल बजता है। इस बार दरवाजे पर खुद जुंग सिम था। की हून आगे बढ़ता है और जू यंग दीवार के पीछे छिप जाती है। जुंग सिम की नजर अंदर जाती है। वो समझ जाता है कि जू यंग घर पर है। चेहरा ठंडा और फिर बस एक लाइन, थोड़ा शांत रहिए, और वो लौट जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपने दरवाजे पर पहुंचा उसने जेब से एक चाकू निकाला। उसकी आंखों में अब सिर्फ पागलपन था। शायद वो भी उस आवाज से पागल हो चुका था। कुछ समय बाद जू यंग ने अपनी बहन के मिसिंग पर्सन फ्लायर्स हर जगह लगाना शुरू किया। उसी दौरान उसने देखा कि एक छोटा लड़का बेसमेंट की खिड़की के पास खड़ा होकर उसे घूर रहा था। जिज्ञासा से वह भी झुककर देखने लगी। लड़का थोड़ी देर बाद उठकर चला गया तो जू यंग ने अपनी फ्लैश लाइट से अंदर झांका। उसी वक्त 804 में रहने वाली जुंगिन अचानक उसके पीछे आ गई। उसने जू यंग को चेतावनी दी कि वह अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में फ्लायर्स न लगाए, क्योंकि इस साल यहाँ रीडेवलपमेंट का वोट होना था और रेजिडेंस कमेटी की हेड किसी भी स्कैंडल को बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर इलाके में अफवाहें फैल गईं तो रीडेवलपमेंट अप्रूवल रद्द हो सकता है और प्रॉपर्टी प्राइसेस गिर जाएंगे। घर लौटकर जू यंग अपनी बहन के फ्लायर को खाली निगाहों से देखती रही। तभी दरवाजे का लॉक क्लिक हुआ और उसकी हैरानी के लिए दरवाजे पर जूही खड़ी थी, जो कई दिनों से गायब थी। बिना सोचे जू यंग भागकर उसे गले लगाने पहुंची, पर जूही ने उसे धक्का देकर अलग किया और सीधी अपने बेडरूम में चली गई। जू यंग उसके पीछे भागी, पूछने के लिए कि वो इतने दिनों से कहाँ थी, लेकिन जैसे ही वह कमरे में पहुंची कमरा खाली था। वह उलझन में थी कि तभी लिविंग रूम से कोई आवाज आई। वो सपना था, एक और डरावना सपना। वह पानी पीने किचन में गई ताकि खुद को शांत कर सके, लेकिन तभी उसकी नजर बालकनी पर किसी आकृति जैसी चीज पर पड़ी। डर से वह भागना चाहती थी, पर जुंग सिम अचानक उसके दरवाजे पर आ गया, बार बार डोर कोड डालने की कोशिश करते हुए। खुशकिस्मती से जब उसने दोबारा बालकनी की ओर देखा वह परछाई गायब थी। उसने तुरंत एक किचन नाइफ उठाई और बिना झिझक बालकनी की ओर बढ़ी। वहां पहुंचकर उसने देखा कुछ नहीं था। उसने पीप होल से बाहर देखा तो पाया कि जुंग सिम जा चुका था। उसने राहत की सांस ली। अब तक जुंग सिम पूरी तरह पागलपन की हद तक पहुंच चुका था। वो हर मंजिल पर घूम घूम कर उस आवाज का सोर्स ढूंढता और जब कुछ नहीं मिला वो हॉलवे में चिल्लाने लगा, आवाज कहाँ से आ रही है? उसी वक्त उसे अचानक दरवाजे के ऊपरी कोने से कोई उसे घूरता हुआ दिखा। मोशन सेंसर लाइट जल उठी। वो मुड़ा और डर के मारे पीछे भागा। भागते भागते उसने शीशे का दरवाजा तोड़ दिया और नीचे गिरकर वो समाप्त हो गया। अगली सुबह जू यंग ने पुलिस की सायरन सुनी। वो नीचे भागी और देखा जो मरा था वो जुंग सिम था। वो तुरंत पुलिस ऑफिसर के पास पहुंची जिससे वो पहले बात कर चुकी थी और बोली, वो 504 का रहने वाला था, कृपया उसके घर की तलाशी लीजिए, मेरी बहन वहीं छुपी है। लेकिन पुलिस ने सिर हिलाया। हमने सब चेक कर लिया है, कुछ भी असामान्य नहीं मिला, कोई सबूत नहीं कि किसी को वहां छुपाया गया हो। उन्होंने चेतावनी दी, आप स्ट्रेस में हैं, अपनी बहन की गुमशुदगी से बहुत परेशान हैं, कृपया बिना सबूत किसी पर इल्जाम न लगाइए, इससे सोसाइटी की बदनामी होगी। पुलिस के जाने के बाद वो बिल्डिंग की रेजिडेंस कमेटी हेड से मिली, जिसने ठंडी आवाज में कहा, अपार्टमेंट 604 तो जैसे शापित है, जो भी वहां रहा या तो पागल हो गया या मर गया। जू यंग चौंक गई। उसे समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कह रही है।
वो सीधा अपार्टमेंट 804 गई, जहां रहती थी जुंगिन। दरवाजा खुलते ही एक छोटी सी लड़की उसके पीछे दौड़ती हुई निकली। जू यंग ने मुस्कुराते हुए देखा। जुंगिन बोली, मेरी शरारती बेटी है। बातों बातों में जुंगिन ने एक डरावना सच बताया। कुछ साल पहले 704 में रहने वाली औरत मुझ पर इल्जाम लगाती थी कि मैं जानबूझकर ऊपर से शोर करती हूँ। एक दिन उसने गुस्से में आकर कड़ाही से छत पीटना शुरू कर दिया, मुझे सबक सिखाने के लिए। लेकिन वो शोर नीचे 604 वाले आदमी को पागल कर गया। वो तमतमाया हुआ ऊपर आया और उस औरत के सिर पर हथौड़ा दे मारा। जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है, वो भाग गया, लेकिन औरत कुछ देर तक जिंदा थी। मरने से पहले वो दीवारों और फर्श को ठोकती रही, मदद के लिए चिल्लाती रही और उसके मुंह से दांत पीसने की आवाज आती रही। जू यंग की रूह कांप उठी और फिर उसने धीरे से पूछा। जुंगिन बोली, जब उसकी लाश मिली तो सभी रेजिडेंट्स डर गए। उन्हें लगा अगर ये खबर बाहर गई तो रीडेवलपमेंट अप्रूवल रद्द हो जाएगा। तो सबने चुप्पी साध ली और उसी दिन के बाद से 604 का वो आदमी गायब हो गया। किसी को नहीं पता वो कहाँ गया। जू यंग ने पूछा, अभी 704 में कौन रहता है? जुंगिन बोली, कोई नहीं। उस औरत की मौत के बाद से वो फ्लैट हमेशा खाली है। जू यंग सन्न रह गई। घर लौटकर उसने देखा दरवाजे पर फिर एक नोट चिपका था, पर इस बार नोट खाली था। उसने नोट फाड़ा और नीचे लिखा देखा, खून से उकेरे गए शब्द, गो टू हेल। उसके हाथ कांपने लगे। अगले दिन भी वो अपनी बहन के मिसिंग पोस्टर्स पूरे कॉम्प्लेक्स में लगाती रही। उसी वक्त बिल्डिंग में रीडेवलपमेंट मीटिंग चल रही थी। रेजिडेंट्स कमेटी हेड ने बाहर आकर औपचारिक कंडोलेंस दी। जुंग सिम का जाना दुखद है। भीड़ में चलते हुए जू यंग ने देखा उसकी बहन का एक पोस्टर किसी के पैरों तले कुचला पड़ा है। उसे गुस्सा और दर्द दोनों ने एक साथ घेर लिया। वो कांपते हुए मंच पर पहुंची, माइक छीना और चिल्लाई, मेरी बहन इस कॉम्प्लेक्स से गायब हुई है। मुझे रीडेवलपमेंट नहीं चाहिए, मुझे मेरी बहन चाहिए। लोग शोर करने लगे। चेयरमैन ने माइक छीना। दोनों में जोरदार बहस हुई। रेजिडेंट्स ने बीच बचाव किया, पर जू यंग अब भी चिल्ला रही थी, वो यहीं कहीं है, इस बिल्डिंग के अंदर। तभी की हून आया। उसने भीड़ से उसे खींचा और एक और ले गया। वो बोला, मैंने जांच की है, 604 वाले आदमी का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला कि वो बिल्डिंग से बाहर गया हो। मतलब वो अब भी यहीं कहीं छुपा हो सकता है। जू यंग के दिमाग में बिजली सी कौंधी। बेसमेंट, वो बोली, वहां इतनी बदबू है कि किसी ने कभी ठीक से देखा ही नहीं। दोनों टॉर्च और कैमरा लेकर नीचे उतरे। बेसमेंट में कचरे के ढेरों के बीच उन्होंने अलग अलग दिशा में खोज शुरू की। की-हून अपने कैमकॉर्डर से शूट कर रहा था। तभी उसे कोने में एक परछाई दिखी। उसने दिल संभालते हुए कैमरा झूम किया और देखा जमीन पर वहीं 604 वाला आदमी पड़ा है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, पर तभी उसके कानों में एक तेज चीख जैसी आवाज गूंज उठी। अगले ही पल उस आदमी का सिर लुढ़क कर की-हून के पैरों में आ गिरा। उधर जू यंग को कुछ नहीं मिला। वो की-हून को ढूंढने गई, पर उसे देखकर लगा कुछ अजीब है। वो कांपते हुए बोली, की-हून। तभी एक भयानक स्क्रीचिंग नॉइज उसके कानों में घुस गई। की-हून का शरीर झटका खाकर कांपने लगा और अगले ही सेकंड वो उस पर झपटा। जू यंग चीखती रही, की-हून रुक जाओ, पर उसकी आंखों में अब सिर्फ खून और पागलपन था। जान बचाने के लिए उसने पास पड़ी ईंट उठाई और उसके सिर पर दे मारी। की-हून वहीं गिर पड़ा। वो भागती हुई सीढ़ियां चढ़ने लगी, पर पीछे से किसी ने उसके पैर पकड़ ली। वो थी की-हून की लाश। उसी वक्त कोई और वहां आया, रेजिडेंट्स कमेटी हेड। उसने नीचे झुककर जू यंग को खींचा और बचा लिया। जब उसे होश आया, वो प्रॉपर्टी ऑफिस में थी। घावों पर पट्टियां बंधी थीं और सामने बैठी वही हेड बोली, मैंने तुम्हें बेसमेंट में देखा था। पुलिस को बुला लिया है, वे सब जांच करेंगे। जू यंग धीरे धीरे शांत हुई। उसका रवैया भी बदलने लगा। वो अब कमेटी हेड से खुलकर बातें करने लगी। एक दिन उसने कैजुअली कहा, मैंने अब तक पूरे कॉम्प्लेक्स में सिर्फ 2 बच्चे देखे हैं, आपका बेटा और 804 की जुंग इनकी बेटी। हेड की आंखें फैल गईं। वो बोली, क्या? मेरा तो कोई बेटा नहीं है। जू यंग ठिठक गई। उसे याद आया, वो तो जुंग इनके घर में एक छोटी लड़की देख चुकी थी। तभी उसका फोन बजा। पुलिस का कॉल था। वो बेसमेंट पहुंची और जैसे ही अंदर झांका, उसकी रूह कांप उठी। की-हून मर चुका था। वो पुलिस से बोली, वहाँ एक आयरन डोर है, मैंने देखा था, शायद मेरी बहन उसी के पीछे है। पुलिस ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, हमने पूरा बेसमेंट खंगाला, ऐसा कोई दरवाजा नहीं मिला। अब आप ये जगह छोड़ दीजिए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, अगर आप फिर नीचे गईं तो हम आपको मानसिक रूप से अस्थिर मानेंगे। लेकिन जू यंग अब भी किसी भी मौके को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अकेली ही बेसमेंट में चली गई। अंदर पहुंचकर उसे अपनी बहन का कैमकॉर्डर मिला। वीडियो में से एक में दिखा जू ही कमरे नंबर 804 में जा रही थी, जहां कई वाइब्रेशन मशीन्स लगी थीं, यानी
अब साफ था कि वो आवाजें जोंग इन ही बना रही थीं। वीडियो में कुछ अजीब और डरावने सीन भी कैद थे, जहां जोंग इन अपनी मां की आवाज में किसी से बात कर रही थी, लेकिन स्क्रीन पर जोंग इन के अलावा कोई और नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर जूही को एहसास हुआ कि जोंग इन कितनी खतरनाक है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जोंग इन ने जूही को जमीन पर गिराया और उसके सिर पर कप तोड़ दिया। अब जू यंग को सच समझ आया कि इस पूरी कहानी की असल गुनहगार जोंग इन ही थी। उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी और वो उस आवाज का पीछा करते हुए अपनी बहन तक पहुंची, जो कोने में छिपी बैठी थी, जिंदगी और मौत के बीच झूलती हुई। जू यंग ने उसे उठाया और भागने लगी, लेकिन बेसमेंट के बाहर जोंग इन पहले से खड़ी थी, चेहरे पर एक अजीब मुस्कान, हाथ में एक हथौड़ा। जू यंग ने फटाफट आयरन डोर बंद किया और अपनी बहन को लेकर दूसरी दिशा में दौड़ी, लेकिन कुछ देर बाद एहसास हुआ कोई और रास्ता नहीं था। उसने अपनी बहन को छिपाया और खुद अकेली जोंग इन का सामना करने चली गई। जोंग इन के खुद के मुंह से उसने सुना कि 704 वाली औरत की मौत भी उसी के हाथों हुई थी, क्योंकि वो औरत हमेशा शिकायत करती थी कि जोंग इन की बेटी ऊपर भाग दौड़ करती है और शोर मचाती है। गुस्से में आकर जोंग इन ने अपनी बेटी को नीचे खेलने भेजा, लेकिन उसी वक्त एक डिलीवरी ट्रक ने उसे कुचल दिया और तब से जोंग इन ने उस औरत को ही अपनी बेटी की मौत का दोषी ठहरा दिया। अब जोंग इन धीरे धीरे जू यंग की तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखों में एक पागलपन था। जू यंग जान बचाने के लिए भागी और एक जगह छिप गई। फिर वही ग्राइंडिंग की डरावनी आवाज दोबारा गूंज उठी। आवाज इतनी तेज थी कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। जू यंग ने अपना हीरिंग एड निकाल फेंका और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लेकिन अगले ही पल जोंग इन अचानक उसके सामने आ खड़ी हुई। उसने पीछे से हथौड़े का वार किया। जू यंग जमीन पर गिर गई। जोंग इन उसके ऊपर बैठी, हथौड़ा उठाया उसे खत्म करने के लिए। तभी फिर वही ग्राइंडिंग साउंड गूंज उठी और जू यंग ने मौके का फायदा उठाया, किसी तरह भाग निकली। दरवाजा बंद करने की कोशिश में जोंग इन उसके पीछे पहुंच गई। रोते हुए बोली, जू यंग प्लीज मुझे मत छोड़ो। लेकिन तभी जू यंग की नजर पड़ी 704 वाली औरत की आंखों पर और वो डर से जम गई। उसने जोंग इन को बचाने की बजाय आयरन डोर जोर से बंद कर दिया। अब जोंग इन उसी तरह दरवाजे पर थपथपा रही थी जैसे कभी 704 वाली औरत करती थी, मदद के लिए। लेकिन ऊपर के लोग सोचते रहे। फिर से शोर शुरू हो गया और सब खामोश रहे। आखिरकार जू यंग अपनी बहन को लेकर बेसमेंट से बाहर निकल आई। कुछ दिन बाद 704 में नई पड़ोसी रहने आई। वो गिफ्ट लेकर जू यंग के घर आई और बोली, हेलो, आप अकेली रहती हैं अपनी बहन के साथ? वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं ध्यान रखूंगी, ऊपर से ज्यादा शोर नहीं करूंगी। और यही थी 2025 की कोरियन हॉरर फिल्म नॉइज की पूरी कहानी। ये फिल्म कुछ हद तक चावालीस जैकब मेटो जैसी है, क्योंकि दोनों में नॉइज को मुख्य थीम बनाया गया है और उसी के जरिए समाज और इंसानी मनोस्थिति पर गहरी सोच पेश की गई है। फिल्म का हॉरर एटमॉस्फेयर शानदार था, बस कहानी थोड़ी कॉम्प्लेक्स और स्कैटर्ड लगी। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।